नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीके की मॉक टेस्ट सीरीज का 5वां लेक्चर। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ही एनर्जाइज होंगे और इस लेक्चर को हम लोग एनर्जाइज तरीके से ही कंप्लीट करेंगे। सीजीएल की एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है और उस एग्जाम्स के लिए आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इवन नॉट सीजीएल, सभी एग्जाम्स के लिए ये जो सीरीज है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चाहे वो आने वाला एमटीएस का एग्जाम हो या सीजीएल का एग्जाम हो या सीएचएसएल हो या कोई भी और एग्जाम हो, ठीक है, सभी में आपकी हेल्प करेगा। और नॉट इवन सिर्फ एसएससी में बल्कि बाकी के एग्जाम में भी आपकी काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है, तो ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले के 4 लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी तैयारी को थोड़ा और बूम मिल सके। ठीक है, ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि ये कैसे कैसे जो है करना है। मैं आज देखो सुन, पहला सवाल क्या कह रहा है हम लोग का। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय खिलाड़ी अनाका अलंका मोनी कौन सा खेल खेलती हैं। ठीक है ना, भारत की खिलाड़ी हैं अलंका मोनी। पर्सन रिलेटेड टू द स्पोर्ट गेम्स, ये आपको बताना है। तो आपको बताना है कि ये कौन सा गेम खेलती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। बैडमिंटन खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, स्क्वाश खेलती हैं या टेबल टेनिस खेलती हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। फिलहाल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है स्क्वाश। ठीक है, अनाका अलंका मौनी जो है वो स्क्वाश का गेम खेलती है, जो कि भारतीय खिलाड़ी है और इस गेम से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जहां पे हमें जरूरत लगी एक्सप्लेनेशन की वहां पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, बट जहां पे स्टैटिक का क्वेश्चन वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के चांसेस बचते नहीं है। 9 अगस्त 2023 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में डैश परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया। कितने प्रतिशत परिवारों का जनधन खाता खुलवाया गया मध्य प्रदेश के अंदर। देखिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, के तहत लोगों का बैंक अकाउंट जो है, लोगों को जो है बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया। लोगों के बैंक खाते खुलाए गए ताकि उनको डीबीटी का फायदा हो सके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये फुल फॉर्म में जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, और इसका आंसर होगा गाइस 100%। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें 9 अगस्त 2023 तक वहां के 100% लोगों का, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, 100% लोगों का जो है बैंक अकाउंट खोला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। सापेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। इस सिद्धांत में क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम है ये, ठीक है ना, क्वांटम फिजिक्स जो है के सिद्धांत ने भौतिक के परिदृश्य के जो विचार थे उनको बदल के रख दिया। ठीक है ना भाई, सीधा सा एक सवाल है, इतना जो लंबा चौड़ा दे रखा है उसके बदले आप ये समझो आप लोग कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत जो है, ऑप्शन है हमारे पास गैलीलियो गैलीलाई, अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन या फिर पॉल जी हेविट। क्या ऑप्शन हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि सापेक्षता का जो सिद्धांत है वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, ये भी किसने बताया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ही बताया था ये भी, कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसके अलावा एक सवाल मेरा आप लोगों से, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहते हैं। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट में बॉक्स में बताइए। ये क्वेश्चन साइंस का है, लेकिन जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो हिस्ट्री का बन जाता है। ठीक है, भारत का आइंस्टाइन जो थे किसे कहा जाता है और वो किसके दरबार में रहते थे, ये भी बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, क्योंकि भारत का आइंस्टाइन जिसे कहा जाता है उन्होंने भी सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो है वो इनका माना जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता कि हाँ ये मैंने किया, ये इस प्रकार से, ठीक है, अपने अगेंस्ट नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर
4 की बात कर रहे हैं हम लोग, आपको बताना है इसका आंसर क्या हो। ठीक है, कौन सा आर्टिकल ऐसा कहता है कि आर्टिकल 20 कहता है, आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 18 कहता है या आर्टिकल 14? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने खिलाफ जो है वोट, अपने खिलाफ वोट कह रहा हूँ, अपने खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकता, साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो बाध्य नहीं है मतलब कि उसको बाउंड नहीं किया जा सकता, मतलब ऑप्शनल है। ठीक है ना, फ्री फ्रॉम विल है, उसको जबरदस्ती बाउंड नहीं किया जा सकता, चाहे तो वो कर सकता है, अपनी गलती को कबूल कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 20 में ऐसा कहा गया गाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विश्व क्रांति कहा जाता है, श्वेत क्रांति कहा जाता है, नीली क्रांति कहा जाता है या फिर कृषि क्रांति कहा जाता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में ना, दुनिया में विश्व क्रांति एक अलग पैमाने पे हुई और भारत में एक अलग पैमाने पे हुई। तो विश्व में जो हरित क्रांति हुई है, ठीक है, उसका अलग है और भारत में जो हुई है उसका अलग है। लेकिन कृषि क्रांति, ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति है गाइस, उसको हम लोग कृषि क्रांति भी कहते हैं क्योंकि ये कृषि क्रांति से संबंधित है। ठीक है, अच्छा अगर विश्व की बात करें कि विश्व में जो हमारी कृषि क्रांति है या हरित क्रांति है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन भारत में जो हरित क्रांति हुई है, भारत में जो हरित क्रांति हुई है, उसके लिए डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना रिस्पॉन्सिबल है। अब मैं आपको बताऊं कि भारत में हरित क्रांति के क्या फायदे और क्या नुकसान है। तो भारत में हरित क्रांति पे कोशिश ये की गई थी कि सभी अनाजों को इक्वल ग्रोथ मिले, लेकिन मेनली ग्रोथ हो पाया गेहूं का, चावल का, ठीक है, मोटे अनाजों का थोड़ा बहुत। ठीक है, तो और इसका फायदा भी सिर्फ उत्तर भारत के कुछ राज्यों को हुआ, जैसे पंजाब, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्से और वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्से। ठीक है, तो कृषि क्रांति हो जाएगा। नीली क्रांति, श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, दूध के उत्पादन से संबंधित है। और इससे संबंधित व्यक्ति जिन्होंने ये श्वेत क्रांति की थी, उसका नाम है, उनका नाम है वर्गीस कुरियन। उनका क्या नाम है? उनका नाम है वर्गीस कुरियन। ठीक है, ये चीज है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, देखते हैं। लावणी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? लावणी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? क्या ये एमपी से रिलेटेड है, क्या ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, तमिलनाडु से, या फिर असम से रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? देखिए आपको पता है डांस जो होते हैं ना गाइस, डांस जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। या तो ये फोक डांस होते हैं, या तो ये फोक डांस होते हैं, या तो फिर ये क्लासिकल डांस होते हैं। या तो फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस होते हैं। तो फोक डांस जो होता है ना, वो तो चलो बहुत सारे होते हैं क्योंकि एरिया वाइज ये डिपेंड करता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। जैसे गुजरात में जो है वो गरबा होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी पिछले टेस्टों में भी हमने गुजरात के डांस किए थे, ठीक है। पंजाब में गिद्दा होता है, इसी प्रकार से अलग अलग क्लासिकल डांस फिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर भारत में कथक है, ठीक है। इसके अलावा कथकली है, ठीक है। इसके अलावा भरतनाट्यम है, ठीक है। ये सारे जो है वो क्या है, तो हमें बताना कि लावणी जो नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखो सीधी सी बात है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या असम। तो लावणी नृत्य जो है, जैसे कि नाम से भी थोड़ा बहुत आप अगर आइडिया लगाओगे ना, रिलेट करोगे कि इस प्रकार का नाम कहाँ पे रखा जाता है, तो 6 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 6 का क्लासिकल डांस पूछा हमसे, 6 का आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा, महाराष्ट्र। ठीक है, लावणी नृत्य कहाँ से रिलेटेड है? महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत के किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों को अपनी आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली, ठीक है। कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनः विशेष निवेश करने किया गया, ठीक है। इसमें से गलत या एक कथनों को पहचान रखिए, जिसमें गलत कथन बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आपको गलत कथन बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो देखिए हरित क्रांति के बारे में आप थोड़ा सा जान लो। मैंने आपको लास्ट उसमें भी बताया था, मैंने कहा था कि अगर भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति के लिए कौन है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। और हरित क्रांति के लिए
मेनली इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा उत्तर भारत को हुआ, नॉर्थ इंडिया को हुआ है। उत्तर भारत में भी कुछ राज्य जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और वेस्टर्न यूपी और कुछ हिस्सा राजस्थान का भी हो गया, इन राज्यों को फायदा हुआ नॉर्थ इंडिया में। अच्छा, इसके अलावा और क्या हुआ? हरित क्रांति से जाहिर सी बात है पैदावार बढ़ी, ठीक है ना, लोगों की किसानों की इनकम बढ़ी और उन्होंने अपनी आय को दोबारा से निवेश कर दिया अपने बिजनेस में। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। हरित क्रांति की शुरुआत में किसानों की आय का स्तर बढ़ाने में मदद मिली और दूसरा उन्होंने जो एक्स्ट्रा आई थी उसको दोबारा अपने बिजनेस में लगाया और उसको ग्रो किया। ठीक है, तो इसका 7th का आंसर क्या पॉसिबल हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा गलत है? तो ना तो पहला गलत है और ना ही दूसरा गलत है, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हमारा आंसर ये वाला हो जाएगा। कौन सा गलत कथन की पहचान करनी है? फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट आउट ऑफ दिस फॉलोइंग, ठीक है ना। तो गलत इनमें से कोई है ही नहीं, तो ना तो एक गलत है ना दूसरा गलत है, दोनों ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ठीक है, उत्तर प्रदेश में, केरल में, झारखंड में या फिर राजस्थान में? क्वेश्चन नंबर 8, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे लोवेस्ट पे है? तो देखो 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा जो राजस्थान राज्य है वो इस मामले महिलाओं की लिटरेसी रेट के मामले में काफी ज्यादा पीछे है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 4th हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग से संबंधित है कौन सा आर्टिकल? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 270, आर्टिकल 290, आर्टिकल 280 या आर्टिकल 260? कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो वित्त आयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 280। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन करता है कौन? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग का काम क्या होता है? राशियों का बंटवारा, ठीक है ना, राशियों का बंटवारा। इसमें एक प्रमुख होता है और 2 अदर होते हैं, ठीक है। राशियों का बंटवारा, राज्यों के बीच में कैसे पैसे का बंटवारा होगा उसको लेकर के डिसाइड किया जाता है, ठीक है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे की बात करते हैं। दलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? दलीप ट्रॉफी, ठीक है, दलीप ट्रॉफी का संबंध जो है किससे है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन या क्रिकेट? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए आप लोग। दलीप ट्रॉफी किस में दी जाती है, किस एरिया में दी जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है। तो दलीप ट्रॉफी का संबंध जो है वो किससे है? वो क्रिकेट से है। क्रिकेट में दलीप ट्रॉफी जो है वो दिया जाता है, ये इससे रिलेटेड फील्ड का एक अवार्ड है। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? देखो क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम लोग। हर्षवर्धन का जो राजवंश था वो कितने प्रकार के जो है भागों में विभाजित था, ठीक है। 5 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 2 भागों में? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? आंसर देने की कोशिश किया आप लोग, इसका आंसर 2 हो जाएगा आपका। हर्षवर्धन का जो वंश था वो 2 हिस्से, मतलब इनका खानदान जो था वो 2 हिस्सों में था, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि वेंगी के चालुक्य है ना, फलाना के चालुक्य, तो एक ही वंश के कई सारे लोग जब अलग अलग इलाकों में शासन करते हैं उसके रिलेटेड है ये। तो हर्षवर्धन का जो शासन काल है वो, ठीक है, विशिष्ट प्रकार के 2 प्रकार के प्रदेशों में जो है वो डिवाइडेड था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, नृत्य शिरोमणि, गुरुदेव प्रसाद पुरस्कार या कालिदास सम्मान? क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें हम लोग।
डांस में दिया जाने वाला सबसे टॉप का डांस का अवार्ड कौन सा होता है? तो इसका आंसर आप लोग कीजिएगा, फिलहाल मैं बता रहा हूँ। सबसे डांसिंग का जो सबसे टॉप अवार्ड होता है गाइस, वो होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार का, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। डांसिंग में सबसे टॉप मोस्ट अवार्ड संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। महाराष्ट्र सरकार द्वारा से शुरू किए गए उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा, आदि गोदरेज, लक्ष्मी राव किर्लोस्कर या आनंद महिंद्रा? उद्योग रत्न 2023 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, किस उद्योगपति को सम्मानित किया गया? जैसा कि इसका नाम प्रतीत हो रहा है, ये उद्योगों से संबंधित है, तो किसी न किसी रतन टाटा को किया गया है, ठीक है, या आदि गोदरेज के जो मालिक है आदि गोदरेज, या फिर किर्लोस्कर, या फिर आनंद महिंद्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन अदर देन हमारे रतन टाटा जी, इनको सम्मानित किया गया है उद्योग रत्न से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। इस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिस्ट कहा जाता है। प्यूजिलिस्ट कहा जाता है किस खेल में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है वैसे तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या होगा? बैडमिंटन, हॉकी, टेनिस या मुक्केबाजी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा टेनिस। टेनिस के जो प्रतिभागी होते हैं, टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं, है ना, जैसे क्रिकेट के या अन्य खिलाड़ी होते हैं, तो उनको फ्यूजिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके पार्टिसिपेंट को फ्यूजिस्ट भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाया जाने वाला लोसर त्योहार का प्रतीक क्या है? फसल, ये लोसर त्योहार कब मनाया जाता है? फसल कटाई के दौरान, मानसून महोत्सव के दौरान, शीतकालीन संक्रांति के महोत्सव के दौरान, या फिर नए वर्ष के त्योहार पर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए आप लोग। लोसर त्योहार कब मनाया जाता है? लद्दाख और तिब्बत के इलाके में त्योहार मनाया जाता है लोसर, ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। फसल कटाई जब होती है तब, क्रॉप हार्वेस्टिंग, ठीक है, मानसून के टाइम पे, या फिर शीतकालीन संक्रांति, या फिर नए वर्ष के त्योहार पे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नए वर्ष के त्योहार पे। लद्दाख के लोग और तिब्बत के लोग नए वर्ष के त्योहार पे एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है लोसर त्योहार। आपको बताना है अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले ही, ठीक है, जब ये वीडियो शूट हो रही है 2 सितंबर 2024, आज से कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने लद्दाख में 4 नए जिले घोषित किए हैं, ठीक है ना। आपको बताना है वो जिले कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए। लद्दाख में 4 नए जिले जो है घोषित किए गए हैं, जिससे वहां के लोग काफी खुश भी हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से पड़ोसी देश भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से? पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडोनेशिया और भूटान, श्रीलंका और मालदीव, नेपाल और चीन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं। तो ये तो कोई दुनिया जानती है कि पार्टीशन के टाइम तक तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था और बांग्लादेश भी, ठीक है। बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है। आजकल जो चल रहा है बांग्लादेश में, शेख हसीना भारत आ गई है, उसको वो भी उसी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश। बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य के साथ क्लैगनार, मगलीर, पुरीमाई, थोगई, थिटम पहल की शुरुआत की? अब ध्यान सुना आप लोग। इस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक स्कीम चलाया, एक मुहिम चलाई जिसका नाम है किगलनार, मगलियार, पुरमई, थोगई, थिटम। बहुत ही सही यूनिक सा नाम है। तो मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, या फिर वेस्ट बंगाल है। 4 आपको आंसर दे रखे इन्होंने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड, तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला, टेलीफोनिक सेवाओं पे, स्टॉक ब्रोकरों पे, स्वास्थ्य क्लबों पे, ब्यूटी पार्लरों पर, ड्राई क्लीनर सेवाओं पे आदि जैसी सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा, ठीक है, कर डैश में पेश किया गया था। मतलब आपको सीधे सीधे ये बताना है कि हमारे देश में सर्विस टैक्स कब से अप्लाई हुआ, क्योंकि टेलीफोन पे जो लगता है एक सर्विस है, ठीक है। ड्राई क्लीनिंग पे जो काम हो रहा है वो भी एक सर्विस है, ठीक है। स्टॉक ब्रोकर वाला जो काम हो रहा है वो भी एक सर्विस है। तो सर्विस टैक्स कब गवर्नमेंट ने अप्लाई किया ये पूछा जा रहा है आपसे इनडायरेक्टली। 1994, 95, 93 टू 94, 91 टू 99, 92 और 92 टू 93। आपको बताना किस में ऐसा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध प्रतिवादक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? देखो, जब हमने इसका सेट नंबर 1 किया था, जब ही मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है वो शहनाई वादक थे और वो शहनाई बजाते थे, ठीक है। इनके लिए उनको काफी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरोजिनी नायडू ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने डैश में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका आंसर है 1925 में कार्य किया। अब मेरी बात ध्यान सुना आप लोग। आपसे कोई पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो आपसे कोई पूछ दे तो कह देना आप लोग, घबराना नहीं, 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो कोई पूछे संस्थापक कौन है तो आप कह देना क्या? आप कह देना A.O. ह्यूम। क्या कह देना आप लोग? A.O. ह्यूम। कोई पूछे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहली सभा, पहला कब हुआ, पहली मीटिंग कब हुई इसकी, ठीक है। इसको हम कहते हैं अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ? तो उसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। कौन थे? व्योमेश चंद्र बैनर्जी। आपसे कोई पूछे पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहते देना जॉर्ज यूल। क्या नाम है? जॉर्ज यूल। आपसे कोई कह दे अगर कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला रंधोई। पहले देखो आप लोग, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष अगर कोई पूछे आपसे तो कह देना आप लोग बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो गया। पहली महिला, देखो पहली महिला और पहली भारतीय महिला ये दोनों अलग अलग है। तो पहली महिला थी एनी बेसेंट और पहली भारतीय महिला थी कौन? सरोजिनी नायडू। तो आपसे पूछा है कि सरोजिनी नायडू कब बनी, तो 1925 में बनी। देखो, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आईएनसी का आ चुका है कि एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आईएनसी का चुनाव लड़ा लेकिन वो अध्यक्ष नहीं बने, तो उनका नाम है क्या? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी कितने बार अध्यक्ष बने? तो एक बार, ठीक है ना, बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, आगे इसके बारे में देखेंगे। तो आज के 20 क्वेश्चन, ये टॉप 20 क्वेश्चन जो मुझे कराए थे वो ये था। इसको आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक है, और बने रहिए। कल वापस से हम लोगों ने सीरीज संडे को ऑफ रख दिया था, लेकिन कोशिश करेंगे आगे से और इसको डिटेल में एक्सप्लेन करें ताकि और अच्छे से आपका एग्जाम जो है बेहतरीन तरीके से निकल सके। इसको लगातार फॉलो कीजिएगा, आपका डेफिनेटली एग्जाम तक आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, ठीक है। देखते रहिए, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। बाय बाय।